तो मैं बात कर रही थी कि हम सब पेशेंट हो या हम सब हो, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है, वो सेम तरीके से काम करता है ना। पेशेंट को भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है। पेशेंट को गुस्सा आता है, हम लोगों को भी गुस्सा आता है। सो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी अर्जेस, हमारी ख्वाहिशें, जो शरीर की ज़रूरत पेशेंट की है वही शरीर की ज़रूरत हमारी भी है। अब ब्रेन पेशेंट का भी जिस तरह से काम करता है उसी तरह से हम भी इंसान हैं, तो हमारे में कॉमन फीचर्स हैं। अब जैसे पेशेंट को अर्ज हो रही है, तलब हो रही है, ठीक है, उसको वो एक डिस्कम्फर्ट जोन में आ गया है, अपने घर से अलग, ठीक है, अपने नशे से दूर, तो वो डिस्कम्फर्ट में है, उसको तकलीफ हो रही है। उसी तरह से फैमिली को घर में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं, जब सर भी मीटिंग में वहाँ समझाते हैं कि इस बीमारी के दौरान हमारा जो बच्चा है, हमारा जो पेशेंट है, उसका दिमाग जो जो सीख चुका है, बीमारी वाली हरकतें, अनहेल्दी बिहेवियर सीख चुका है, ठीक है, उसी तरह से उस बीमारी के दौरान हम भी अनहेल्दी बिहेवियर सीख चुके हैं। हमारे अंदर भी डर, हमारे अंदर भी अर्ज हो रही है, उसको अर्ज हो रही है नशा मिले, हमें अर्ज हो रही है मेरा बेटा मुझे वापस मिले, वो मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद कर दे, जल्दी से वो पहले जैसा हो जाए, सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, जो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, जो हमारा घर का सुकून गया है, जो हमारा बच्चे से हमारा रिलेशनशिप था वो गया है, वो जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और हम डे वन से आपको बोलते हैं जल्दी से कुछ नहीं होना, जल्दी नाम की चीज़ नहीं है। आप देखो ना, ब्रेन सीख चुका है, ऑटोमेटिकली पेशेंट झूठ बोलता है, वो झूठ बोलना सीख चुका है। बीमारी के दौरान नहीं हुआ ना, हम सब कहते हैं पहले तो ऐसा नहीं था। तो यानी कि जो ये बीमारी है वो ब्रेन में कुछ इस तरह के असर करती है कि वो अनहेल्दी हो जाता है। तो हम फैमिली ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि वो तो पेशेंट है, उसका शारीरिक तौर पे दिमाग कमज़ोर हो चुका है और मत काम नहीं कर रही सही तरीके से, मगर इस ट्रेनिंग में सारा फोकस आप पे है कि आप पेशेंट की तरह मत करो, क्योंकि अगर आप भी पेशेंट की तरह करोगे तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, आप कैसे हेल्प कर पाओगे? बिकॉज आपकी ज़रूरत क्यों है? आपकी ज़रूरत पेशेंट को है, उसको हमें मिलकर ठीक करना है, हमने उसको इस बीमारी से बाहर निकालना है। अगर हम भी अनहेल्दी बातें करेंगे, हम भी ये कालापन दिखाएंगे, वो भी तो काला पड़ा हुआ है, हम भी अगर काले पड़ेंगे, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी नाम की चीज़ नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, इसमें सब कुछ धीरे 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 ही होना है। जब भी हम इस प्रोसेस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जाकर हम नुकसान किसका कर रहे हैं? जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, अपने अनहेल्दी बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, चाहे वो हमारा डर है, चाहे वो हमारी इनसिक्योरिटी है, चाहे वो हमारी अपनी तलब है कि जल्दी से वो घर आ जाए, हमारी एक अर्ज है, हमारी ग्रीड है कि मेरा बच्चा मेरे घर आ जाए, जो माँ वेट कर रही है कब मैं उसको हाथ से बना के खाना खिलाऊं, कब मैं बच्चे का टेक केयर करूं, वो हमारी गर्ज है। उसमें पेशेंट का हम कुछ नहीं सोच रहे। जब तक, तभी बोलते हैं फैमिली फर्स्ट।
फैमिली फर्स्ट। फैमिली बैठ के ये तो पहचाने कि वो कितनी बीमार है, वो ठीक भी करना चाहती है, फिर वो अपना तरीका भी इस्तेमाल करना चाहती है, वो हॉस्पिटल में भी आती है, मगर उसमें भी वो अपना तरीका। तो अपनी मर्जी का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं जब आप एक एक्सपर्ट के पास जाते हो जिसने उसकी डिग्री हासिल करी है, जिसने उसका लाइसेंस लिया है, जिसने उस बीमारी को ठीक करने की पढ़ाई करी है, हम उसको बता रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे लिए भी जैसे आपके लिए मुश्किल है ना ये ट्रीटमेंट, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। सोचो हर अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ठीक करता है, सिर्फ पेशेंट को, उसको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करने पड़ते, उसको दिन की 3-3 4-4 मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती, उनको फैमिली को बैठाकर समझाना नहीं पड़ता। मगर एक साइकियाट्रिस्ट को, एक साइकोलॉजिस्ट को, पूरी टीम को, पेशेंट को भी अटेंड करना, फैमिली को भी समझाना, फैमिली पे काम करना, और तो और हमारे आधा टाइम मैं जब फैमिली के साथ बैठ रही हूँ तो मैं उनके घर के झगड़े निपटा रही होती हूँ। सोचो किस हद तक ये बीमारी फैली हुई है। सेल्फ टॉक करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने घर को ऑब्जर्व करो कि आप कितने बीमार हो। आप इतनी सारी कोशिशें करके नाकामयाब हो गए, फिर भी आप अपनी मर्जी करना चाहते हो। आपने पहले भी वही किया, आप अस्पताल बैठकर भी वही कर रहे हो, तो आप अस्पताल क्यों आए? जब तक बैठकर आप अपने अनहेल्दी बिहेवियर्स नहीं संभालोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उन पे काम नहीं करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। क्वेश्चन पूछो आपने शेयरिंग करी कि जब भी वो फ़ोन पे बात करता है, कल फ़ोन पे बोला कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे, ये कब बंद होगा? जब हमारा बंद होगा फिर उसके बाद उसका भी बंद होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी जो अर्जेस आएंगी, जब आपको टिका आ जाएगा, जब आपके डर कम होने शुरू हो जाएंगे, बस उसके बाद उसके भी शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, हमारे लिए भी आसान नहीं है। आज की डेट में भी हमारे कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट स्टेज में है, एग्रेशन में है, गुस्सा है, मगर हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। जब हमारे पेशेंट बोलते हैं कि आप हमारी फैमिलीज़ को पट्टियाँ पढ़ाते हो, जब हमारे पेशेंट्स बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में मीटिंग कर कर के हमारी फैमिलीज़ का ब्रेन वॉश कराते हो, जब हमारे पेशेंट्स बोलते हैं कि आप जानबूझ के उनको डराते हो कि 4th स्टेज में वो मर सकता है, तो हमें समझ आ रहा होता है दिमाग जो बीमार है वो ये बातें बोल रहा है। क्या आपको भी लगता है कि आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? आपको लगता है किसी को? सिंपल एज दैट हम अपने पेशेंट से पूछते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ 20 से 25 साल रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो वो मिले, मेरे ख्याल उनको 20 घंटे भी नहीं होते, बट फिर भी वो हमारी बात सुन लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? आप लोगों के साथ वो 20-25 साल रह रहे हैं, ठीक है, तो आप उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पाए, हम आपका सिर्फ 2 घंटे में 4 घंटे में ब्रेन वॉश कर देते हैं। रिश्ता आपका उनके साथ पहले, मैं कहा मैं तो बहुत थर्ड पार्टी हूँ, फिर भी वो मेरी बात सुनते हैं। क्यों बात सुनते हैं? क्योंकि वो परेशान है, उन्हें हल चाहिए, उन्हें इलाज चाहिए, और वो हम लोग उनको बताते हैं। बट बीमारी ऐसी है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे आके, मैंने कहा मेरे पास तो आज तक कोई एरियल सर्फ एक्सेल नहीं मिला कि मैं कौन सा आपके दिमाग में डालती हूँ और आप लोगों का वॉश कर देती हूँ, तो मैंने कहा शायद फिर तो मैं आप पे पहले कर देती। और ना सीरियस नोट कि अगर मुझे लगता है कि मेरा कल भी मुझे यही पेशेंट मॉर्निंग में भी यही बात हुई कि मैम आप तुसी साड़ी फैमिलियां नूं बुला के पता नहीं की कर दिओ। मैं कहा काश मैं तुहाडे उत्ते भी कर देंदी, तुहाडी भी मिजरी खत्म, तुहाडे घर वालियां दी भी मिजरी खत्म। मैं कहा साडी गल इसलिए सुनते क्योंकि वो बड़े परेशान है, वो अपने A to Z तरीके चला के
मतलब बिल्कुल फेल होके फिर साढ़े कोल आया है कि कोई उम्मीद हैगी है, कोई रास्ता हैगा कि सानू दस दो। मैं कहा वाई वुड दे लिसन, 20-25 साल का रिश्ता आपका, वो आपकी बात छोड़ के मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों? कुछ तो आपने गलत किया होगा, कुछ तो घर में चीज़ें बिल्कुल उथल पुथल होंगी कि जिससे आप भी परेशान हो और वो भी परेशान है। जिसमें एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका आपके पेशेंट के साथ रिश्ता हेल्दी नहीं है। आप जब अस्पताल में पहुंचते हो, जब हम फैमिलीज़ अस्पताल में आती हैं, हमारे पेशेंट के साथ रिश्ता टॉक्सिक होता है। हम एक दूसरे को ही शक कर रहे होते हैं, वो हम पर निकाल रहा होता है, हम उस पर निकाल रहे होते हैं। कभी हम इनेबल कर रहे होते हैं, कभी हम प्रोवोक कर रहे होते हैं। हम बस घूम ही रहे होते हैं, हम पहुंचते कहीं नहीं है। आप सोचो कि 2 पेशेंट आए अस्पताल में, एक फैमिली है पेशेंट और एक जो आपका पेशेंट है। एक दूसरे को से इन्फेक्शन हो सकती है उनको, तो इसलिए हम बोलते हैं डिटैच होके देखो, क्या वाकई में आप बाप बेटा हो? क्या वाकई में आप माँ बेटा हो? क्या वाकई में आप हस्बैंड वाइफ हो? आपके रिश्ते में कुछ माँ बेटा और हस्बैंड वाइफ वाली बात है? क्या आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कोई रिश्ता है? क्या आप नॉर्मल बीवी और हस्बैंड की तरह रह रहे हो? क्या आप एक दूसरे का एक्चुअली भला कर रहे हो? क्या ये लव है? क्या ये केयर है? क्योंकि लव और केयर में नुकसान नहीं होता। हम सारी फैमिलीज नुकसान के साथ यहाँ पहुँचती हैं। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ नुकसान हो रहा है, रिश्तों का, टाइम का, इज्जत का, हर चीज़ का। तो सबसे पहले अपने बीमारी को भूल जाओ, अपने रिश्ते को तो आइडेंटिफाई करो। ये रिश्ता है, ये घर है। आपके जो घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, सहमे, मुझे एक वाइफ का सेंटेंस नहीं भूलता कभी। मैंने उससे पूछा क्या सिचुएशन है घर में, तो 3 वहाँ बड़े हैं और 1 बच्चा है वहाँ। तो वो कहती है ऐसा लगता है 3 लाशें घूम रही हैं घर में और वो बच्चा इधर उधर एक दूसरे के में से निकल रहा है रास्ते से। भूल जाओ आप बीमारी क्या है, भूल जाओ नशा, सब कुछ। आप बैठकर कम से कम ये तो सोचो, आपका नॉर्मल घर है? आप नॉर्मल रह गए हो? आपको नींद आती है? आपसे खाना खाया जाता है? एंड सिमिलरली अ 14-year-old चाइल्ड, उसने अपनी मदर को बोला, अपने फादर को देख के, आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देता? मतलब एक 14 साल का बच्चा, वेरी बिग स्टेटमेंट कि आप इनके साथ रहते कैसे हो, आप क्यों ये रिश्ता अपना निभा रहे हो? तो मतलब वो बच्चा क्या देख रहा होगा कि जब उसने अपनी मदर को ये स्टेटमेंट बोला। अभी मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट अगर बच्चे ने दिया है, क्या वो घर नॉर्मल है? बच्चा क्या है? बाय प्रोडक्ट हमारे घर के एनवायरनमेंट का। और वो एनवायरनमेंट क्या देख रहा है घर पे कि वो अपनी मदर को बिठा के कह रहे हैं कि मम्मी छोड़ क्यों नहीं देते आप इनको? आप देखो कि उस बच्चे के अंदर अपने फादर के लिए कितना गुस्सा होगा, अपनी मदर के लिए कितनी पेन होगी, और उसका अपना चाइल्डहुड और अपना जो उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, ठीक है, वो भी उसमें लो सेल्फ एस्टीम में, पेन में, वो भी छुपता फिरेगा। ये है हमारे घरों की हालत। मुझे बताओ कि कौन सा घर है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि बच्चा साथ बैठ के खाना खा लेता है? बच्चे तो शक्ल देख के दूसरे कमरे में चले जाते हैं, डर जाते हैं। एडिक्शन वाले घरों में वाइफ आते ही वो पहले उसी की ब्लेमिंग शुरू कर देता है, ए फलानी सब्जी तेनू बनानी नहीं आई, ठीक है, तू सिक्के की आई, तेरा ते काम ही रहना है, तेरा ते रोज़ का ही काम है, तो इन्नी औखी है तो तू चले जा। जस्ट ब्लेम करना हमारे घरों में, मतलब ये है हमारे घर। एक 5.5 साल का बच्चा जब फादर नशा करके आता है और वाइफ और हस्बैंड में लड़ाई होती है, मतलब हम ये आपको बता रहे हैं क्योंकि हम फैमिलीज़ के साथ बैठते हैं,
तो वो वाइफ कहती 5.5 साल का बच्चा मुझे आके ऐसे ऐसे करके, प्लीज़ पापा से मत लड़ो, और पापा के पास जाता है, प्लीज़ मम्मी से मत लड़ो, 5.5 साल का बच्चा। आपको किस टेस्ट की ज़रूरत है? आपको एमआरआई चाहिए देखने के लिए कि कितना दिमाग खराब है पेशेंट का? आपको अल्ट्रासाउंड चाहिए कि वो जो बच्चे ने कह दिया वो काफ़ी है प्रूफ? जो आप अपने पेशेंट से चाहते हो पहले वो आप खुद करो। आप अपने डर पे काम करो, आप अपनी पेशेंस पे काम करो, आप एक्सेप्टेंस लाओ। आपने बोल दिया बड़े आराम से, हाँ हाँ बीमारी है तभी अस्पताल आए हैं, ठीक करना चाहते हैं तभी बैठे हैं, तो फिर विश्वास करो। एक छोटा सा जख्म भी होता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको 10-15 दिन लगेंगे भरने में। अच्छा, आपको टीबी है, 6 महीने ये दवाई खानी पड़ेगी। इसी तरह से WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेस्ट दवाइयाँ, मेडिकल प्रैक्टिसेस और 90 से 100 दिन का ब्रेन पे काम करना, माइंड पे काम करना। रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि इस टाइम तक पेशेंट संभलना शुरू हो जाता है, डिनायल ब्रेकिंग हो जाती है, उसको इंसाइट आ जाती है, उसको समझ आने लगता है। हम 1 महीने बाद 2 महीना नहीं, 1 महीना नहीं रहना, चलो 15 दिन का कराएंगे। ट्यूशन पढ़ा रहे हो, अच्छा कोर्स करवा रहे हो। बताइए कि आप 7th मंथ डॉक्टर पे गए, प्रेग्नेंट लेडी, एंड वो अपने अल्ट्रासाउंड कराती है, डॉक्टर बोलता है कि वेरी हेल्दी बेबी, सब ठीक जा रहा है। डिड शी आस्क द डॉक्टर डिलीवरी आज ही कर दीजिए, और डिड शी वेट फॉर द टाइम? बताइए आप लोग, हम सब मदर्स बने हैं, ठीक है, बताइए कि हमने कभी बोला 7वें 8वें महीने जी अच्छा ठीक आ रहा है सब कुछ तो आज ही कर दीजिए मेरी डिलीवरी? वी वेट ना फुल टाइम, एक ठीक है एक नॉर्मल प्रोसेस को वेट करते हैं ना। सो अकॉर्डिंगली इट्स नॉट आवर्स प्लान और डॉक्टर भाटियाज प्लान, इट्स WHO गाइडलाइंस, ठीक है, जिसमें 90 दिन का प्रोसेस बोला गया है, फॉलोड बाय फॉलो अप प्लान। आपको पता है सेंचुरी, सदियां पहले जो हमारे पेशेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, जिनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनको चीज़ें दिखती हैं, जिनको लगता है हमारे अंदर कोई पावर आ गई है, उन वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पे अगर लेडीज़ को होता था उनको जला दिया जाता था, उनको विचेस बोला जाता था, ये चुड़ैल हैं। हमारे पेशेंट को अजीब अजीब तरह से टॉर्चर किए जाते थे। कितनी सदियां लगी, कितने साल लगे एक्सपर्ट्स को रिसर्च करने के लिए, नहीं भाई ये दिमागी तौर पे बीमार है बेचारे, दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, ये जानबूझ के नशा नहीं कर रहे, अब इनको कोई बीमारी हो चुकी है, इनके दिमाग में खराबी आ चुकी है, ये ऐसे ही गुस्सा नहीं कर रहे, ये ऐसे ही तोड़फोड़ नहीं कर रहे। कितने साल लगे होंगे, कितने दिमाग लगे होंगे, तब जाके थोड़ी बहुत दवाइयाँ आई, WHO ने माना, यस आज इतनी सारी फैमिलीज इंडिया में गवर्नमेंट से लड़ रही हैं, जैसे बाकी बीमारियों के इंश्योरेंस देते हो इसकी भी दो, हमें ज़रूरत है, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। कितने एक्सपर्ट्स मिलके उन्होंने सोचा होगा, अच्छा दवाई से, दवाइयों से शुरू किया, फिर उनको लगा नहीं नहीं सिर्फ दवाई से बात नहीं बन रही, IPD शुरू करना पड़ेगा, पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा, उसको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, जो केमिकल दिमाग में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। फिर उनको रियलाइज़ हुआ इससे भी बात नहीं बन रही, अब हमें पेशेंट को एक ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पर कम से कम थोड़ी देर नशा नहीं जाए, उसके दिमाग में परत ना बने, उसको दिखना शुरू हो, उसको एहसास होना शुरू हो, उसको गुस्सा, खुशी, स्माइल, रोना आए। ये तो इंसान ही नहीं रह गया। 3-3 साल के रिहैब होते थे पहले, फिर 2-2 साल के रिहैब हुए, फिर 1 साल के रिहैब हुए, 6 महीने के हुए। तो साइंस कैसे तरक्की कर रही है, इसका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, शुक्र है। आप सोचो हमारे घर में ये पेशेंट्स हैं और कोई इलाज नहीं है, कोई रिहैब नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, फिर क्या होता आपके घर में बताओ? फिर क्या होता हमारे घरों में? आप सबके घर में एक पेशेंट है, मेरे घर में 2 पेशेंट हैं, अगर हमारे पेशेंट की कोई दवाई नहीं बनी होती तो क्या होता? ख़त्म हो जाता हमारा घर।
एक दूसरे को ही मार देते, हादसे हो जाते। जब हमारे दिमाग में अर्जेस आती है ना, जल्दी करो, छुट्टी लो, जाओ, सोचो तो सही, गूगल करो, हर चीज़ के लिए गूगल करते हैं। कहाँ से दिमागी बीमारियाँ, प्लेटो के टाइम से, अरिस्टोटल के टाइम से, इतनी सदियाँ पहले 326 BC से लेकर अभी तक आज जाके थोड़ा सा चैन आया है। हमारे पेशेंट ट्रीटमेंट से शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर में सुकून आया है। मत भूलो ये सब बातें, आपको जानबूझ के फंसा नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट है, अगर नहीं कराओगे तो क्या करोगे। तो आप फिर भी 1 महीना, नहीं बस 1 महीना हो गया, बहुत हो गया, नहीं बस अब 2 महीने हो गए, बहुत हो गए, अब हम अपने हिसाब से करेंगे। कभी किसी सर्जन को आप समझा सकते हो ऐसे ऑपरेशन करो? और अगर आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया भी है, पहले हॉस्पिटल में थोड़ा आया, यहाँ पे रह के, तो कैसे आया? वो एक प्रोग्राम में है, वो एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट में है, उसकी थेरेपी हो रही है, उसकी काउंसलिंग हो रही है, एक पूरी टीम लगी हुई है 24 घंटे यहाँ पर। 1 सेकंड के लिए भी आपके पेशेंट को हम छोड़ नहीं सकते कि उसको एक खरोच ना आ जाए। इट्स नॉट ईजी फॉर अस ऑल्सो। देखिए, मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं ना, तो एवोल्यूशन थोड़ी लेट ही शुरू हुई। एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट चला, एक ईस्टर्न कॉन्सेप्ट चला। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जैसे मैम ने बोला अरिस्टोटल, प्लेटो, एंड उसके बाद फॉलोड बाय डिफरेंट हमारे फ्रॉयड आए, उन्होंने बहुत डाला। फिर बिहेवियरल स्कूल वाले आए, उन्होंने बहुत काम किया। फिर कॉग्निटिव वाले आए, कॉग्निशन स्कूल ऑफ थ्योरी है, सोशल लर्निंग है। तो फिर उसके बाद ये एवोल्यूशन चलती रही। ईस्टर्न कॉन्सेप्ट में हमेशा सबसे पहले आयुर्वेदा को ही माना गया था, ठीक है। वो 3 चीज़ें, वात, कफ और पित्त को उन्होंने उसमें मेंटल हेल्थ में उसमें वो देखते थे। तो स्लोली ग्रेजुअली हम जिस टाइम पे है, तो वो चीज़ें बहुत अब एक एडवांस स्टेज में है। हर एक चीज़ डिफरेंट स्कूल साइकोलॉजी के आए हैं, जिन्होंने मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर्स और हमारे बिहेवियर्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ें की हैं। इट्स नॉट दैट कि एक सिंगल स्कूल आया और उसकी बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो एवोल्यूशन बहुत पुरानी से लंबी, फिर बीच में क्रिश्चियन वाली भी आया, उनकी थियोलॉजी भी आई। सो एवरी स्कूल हैज़ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो आप ये सोचिए कि आप जिस मतलब टाइम पे बैठे हैं, तो यू पीपल आर मच मोर ब्लेस्ड, जहाँ पे एक थेरेपी का नाम है, एक स्कूल का नाम है कि हम क्या करने जा रहे हैं, पेशेंट के अंदर क्या है। पहले तो समझ ही नहीं आता था। सिंपल वन वॉज द सोल्यूशन कि पेशेंट को पकड़िए, नहीं ठीक है तो मेंटल असाइलम इज़ द सोल्यूशन। 1900 तक मैं बता रही हूँ। 1930s में जब एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सिल्कवर्थ, सबसे ज़्यादा उन्होंने अल्कोहल एडिक्शन पे काम किया। उनका आज भी एक लेटर डॉक्टर्स ओपिनियन जो रिकवरी लिटरेचर है उसके बुक में आज भी वो लगा हुआ है। ही वॉज द वन जिन्होंने कहा था कि ये जो 10% वाले जो ये लोग हैं, कुछ लोग, बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग एल्कोहलिक्स, तो उनको लगा कि इन लोगों के अंदर एक फिनोमिनल लेवल ऑफ क्रेविंग है जो बाकी लोग नहीं एक्सपीरियंस कर रहे। एंड देन ही फाइंड दैट कि कुछ तो है कि इन लोगों के अंदर जैसे अल्कोहल जाती है, एक एलर्जी मैनिफेस्टेशन होती है। वो एलर्जी मैनिफेस्टेशन क्या है कि पेशेंट नीड्स मोर एंड मोर। अब फिर वो प्रोग्राम चला, आज देखिए इट्स मोर देन 200 सो मैनी ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स आई गेस, 1940 से स्टिल दैट रिकवरी का लिटरेचर, स्टेप वर्किंग प्रोग्राम, थेरेपीज हर जगह इवॉल्व। तो इट्स नॉट लाइक कि पेशेंट आया, बिठा दिया, एवरीथिंग नीड्स टू बी ट्रीटेड, जिसमें टाइम लगता। बट इसमें ये है कि बाकी बीमारियां जिसको लगी तो पेशेंट ही बीमार हुआ। बट एडिक्शन की बीमारी कैसे है कि एक फल लेकर आए टोकरी में, वो एक आम गल रहा होता है, 4 दिन बाद देखो सारे आम गलने शुरू हो गए। एडिक्शन हैज़ दैट पावर, इसीलिए इसको बोला सच अ पावरफुल बीमारी, कि इतनी पावरफुल बीमारी कि आप तो बीमार होते, पेशेंट तो बीमार हुआ ही हुआ, साथ में जो भी उसके साथ रह रहा है, शेडो इलनेस में उसका लव्ड वन भी ऑटोमेटिकली उतना ही बीमार है। दैट्स द पावर ऑफ एडिक्शन।
और रिकवरी का सफ़र ही सर यही है कि जब हम कहते हैं कि रिकवरी का सफ़र और क्या है, जिस दिन मैं मन लगा कि मैं अपनी विल पावर, मैं अपनी मतलब तरीक़िਆਂ ਨਾਲ पेशेंट ਨੂੰ लगता है वो अपनी विल पावर ਨਾਲ नशा छੱਡ ਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ नहीं कर सकता। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। मतलब ये इतना मतलब देखने में लगता है ठीक है, हम समझते हैं कि जब लोग आप लोग यहाँ पर हमारे पास पहुँचते हो तो एक पीछे पूरी एक वो टेल चल रही होती है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई पहले इनिशियल स्टेज पे नहीं आता। वी सी दैट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अपने एक पेशेंट को देखते हैं, उसकी फैमिली जब उसको लेके आती है मिनिमम 5 इयर्स, और अल्कोहलिक्स में ये सफ़र उतना और लंबा। तब आप सोचिए कि 5 साल ये बीमारी जो इतनी पावरफुल है उसने क्या घर पे तांडव रचा होगा। मतलब हमारे घर में टूटे विश्वास हैं, हमारे घर में हादसे नहीं है, हमारे घर में बेचैनी है, हमारे घर में डर है, हमारे घर में घबराहट है। हम हमेशा पेशेंट को उठ उठ के देख रहे हैं, वो हंस रहा है तो हम हंस रहे हैं, वो गुस्सा कर गया तो हमारा दिन गया। फिर उसकी हरकत को देख के इतना खून खौलता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं अगली पिछली फिर सारी सुना देती हूँ। ये तो बीमारी का हाल है। मुझे बताओ कहाँ पे यू सी दैट एट द एंड हम लोगों को क्या, जब हम कहते हैं कि हम हमारे घर में क्या चाहिए, एवरीबडी वांट्स सेरेनिटी, शांति। आप पैसा भी कमा रहे हैं ठीक है, हम लोग अपनी लाइफ में जितने भी कंफर्ट गैजेट्स लेके आते हैं किस लिए लेके आते हैं, लाइफ इजी हो जाए, लाइफ में थोड़ी शांति आ जाए, आगे आ जाए मैम। अब आप सिंपल ये बताइए कि हमारे घरों में है शांति? हमारे तो मन में ही शांति है, इतना उथल पुथल मन हमारा है। आई थिंक निधि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑल्सो 4 रीजन्स, 4 चीज़ें आज आप अपने अंदर बैठ कर देखो जो मेन 4 कारण हैं कि हम इस ट्रीटमेंट में जल्दबाजी करते हैं। पहला इज़ टाइम, दूसरा हो गया मनी कि और ख़र्चा करना पड़ेगा अगले महीने का, तीसरा कोई फेथ से रिलेटेड या डाउट आ गया, चौथी हमारी अर्ज। मेनली ये 4 कारण हैं हम इस ट्रीटमेंट को तोड़ना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। टाइम, एक एक बात करके, टाइम, मनी, अपनी अर्जेस, नो फेथ, एक एक करके एक्सप्लोर करो। पहली बात करते हैं टाइम पर। अब जो बात मैम कह रहे थे कि सदियों से इतनी रिसर्च के बाद आज हम यहाँ पहुँचे हैं, आप सारा कुछ भूल जाओ, सारी बीमारियाँ का, कोविड का ले लो। 4 साल के अंदर साइंस ने कितना तरक्की करके किसी तरह से इलाज निकाला, वैक्सीनेशन। कोविड गया नहीं, वायरस अभी भी है, मगर थैंक्स टू साइंस वो इतना नुकसान नहीं कर रही। अब ये 4 कारण आप आइडेंटिफाई करो। टाइम की बात करते हैं, क्यों नहीं दे सकते आप 3 महीने? आप 7 महीने की कीमोथेरेपी कराते हो लगातार जा जाकर, इतने हज़ारों किलोमीटर दूर जाके लिवर ट्रांसप्लांट कराते हो, कैंसर इंस्टीट्यूट जाते हो, फिजियोथेरेपी कराने के लिए रोज़ आप 3-3, 4-4 महीने जाते रहते हो, कोविड के लिए आप वैक्सीनेशन कराते हो, 18 दिन क्वारंटीन में रहते हो, इसके लिए क्यों नहीं? फिर आप कैसे कहते हो कि हाँ हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, हाँ हम डॉक्टर के पास आए हैं? दैट मीन्स हमारे में अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आया, हमने नहीं माना। शादी के लिए 6-6, 7-7 महीने पहले बैंक्वेट हॉल बुक हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं, शॉपिंग पे जा रहे हो, समर वेकेशंस की पहले से तैयारी हो जाती है, मसूरी जाएंगे, शिमला जाएंगे, ये घूमने जाएंगे, टाइम देते हैं। 12-12 साल स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, 12 साल लगाते हैं ना। कभी आपने बोला नहीं इसको 10 साल की पढ़ाई काफ़ी है? ट्रेनिंग दिलाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं दे पा रहे टाइम? एक साइंटिफिक प्रोग्राम बनाए, लगेगा इतना टाइम, उसके बाद भी फॉलो अप है, दवाइयाँ हैं।
और क्या टाइम, आप क्यों टाइम नहीं देना चाहते? हाँ जी, क्या रीज़न हो सकता है? क्यों नहीं हमारे पास 3 महीने? क्यों नहीं स्टेबिलिटी आने में साल क्यों नहीं है हमारे पास? अपने पेशेंट को मौत की बीमारी से बचाने के लिए टाइम क्यों नहीं है हमारे पास? क्या वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है? काम, घूमना, दुनियादारी, फेस्टिवल्स, वो इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए? दूसरा, मनी। कितना नुकसान हुआ बीमारी में फाइनेंशियली? नशे मुफ्त में आते हैं, नशों के साथ जो इतनी सौगातें आती हैं, पूरा पैकेज, झगड़े, कोर्ट केस, पुलिस केस, एक्सीडेंट्स, कार टूटना, झगड़े होना, तोड़फोड़ होना। और आप उस मनी से किस लिए मनी कमाते हैं? अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर आप मनी का क्या करोगे? कैंसर के लिए रातों रात पैसा इकट्ठा किया जाता है। मैं तो कहती हूं कि अगर आपके पास अपना घर है, पैसे बेशक नहीं है बैंक में, घर भी गिरवी रखना पड़े अपने बच्चे के लिए, बस फैमिली मीटिंग करा रही हूँ। नहीं हो सकता। ठीक है सर। जब वो बच्चा ही नहीं रहेगा तो आप घर में अकेले ही रहोगे ना। फिर क्या सौदेबाजी करते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं मनी को। यू नेवर गेट अ फ्री ब्रेकफास्ट। जिंदगी में फ्री कुछ नहीं मिलता, हर चीज के लिए हम पैसे स्पेंड करते हैं। आप स्कूल गए, यू हैव पेड द फीस। पानी भी पीना होता है, यू पे 10 रुपीज़ फॉर द बिस्लरी वाटर। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, पेशेंट को पता है उसकी फैमिली कहाँ टूटेगी, पैसे पे। हम कल ही अपने एक पेशेंट के साथ कर रहे थे। ही सेड, मैंने कहा अच्छा अल्कोहलिक थे, मैं कहा सर आप कितने की पीते थे? तो ही सेड मैम 700-800 की। चलो तो 700-800, मैंने कहा चलिए आपका लगा लेते हैं। तो उनके भाई बोले नहीं मैम 1000 लगाओ, ऊपर खाने पीने का भी तो आएगा, किसी को बिल भी तो दे के आएंगे। तो हमने कहा चलिए 1000 की लगाते हैं। 30,000 पर मंथ, 1 ईयर कितना हुआ? 30 × 12, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 ईयर्स। तो शी सेड मैम आगे वो भी तो देख लो ना, जो घर में टीवी टूटे हैं, मोबाइल टूटे हैं, जो इनका केस हुआ है, वो सारे भी तो आप लगा लो। जो बाकी अस्पताल में मैंने इनका इलाज कराया है मैम, वो भी आप सारे गिन लो। और मैंने कहा जब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो हमारे पेशेंट्स ही सबसे पहले दिन हो, फैमिली को कैसे मैनिपुलेट करना है। मैम आ जाओ आगे। पैसों को पकड़ के आप खुद देखें। मैंने कहा चलो मतलब आप कह रहे हो कि आपने काम नहीं किया, ठीक है। मैं कह रही हूँ जो नुकसान आपने 1 महीने में जो आप करने वाले थे वो तो बच गया, आप तो फिर भी कमा रहे हो। मतलब आप अगर 50,000 का आपने अगर जो नशा नहीं किया, वो 50,000 आपने घर में आज सेव भी तो किया है। ये सारे उजाड़ा तो नहीं तो डाला ना आपने सर। ये सारे चारों फैक्टर हम सबके, इंक्लूडिंग मी, हम सबके दिमाग में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और मनी हम सबकी एक सेंसिटिव एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी में, और हमें जीने के लिए पैसे चाहिए। मगर आप ये सोचो कि ये बीमारी है, अगर आज 2nd स्टेज में इतना नुकसान हो चुका है, जब 3rd 4th स्टेज में लिवर ख़त्म होने लगेगा, जब आपको पेशेंट को उल्टियाँ आने लगेगी, उसका जब फिज़िकल अदर बॉडी पार्ट्स वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ना। और मैं यहाँ पे ना बताऊँ, हम एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, जब हम आप लोगों को फैक्ट्स देते हैं, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देख के हम आपको डरा नहीं रहे होते, बिकॉज विच इज़ ऑलवेज मिसअंडरस्टूड कि हम पेशेंट के फैक्ट्स की आप दे के आपको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं या डरा रहे हैं ताकि आप ट्रीटमेंट करिए। जो रिपोर्ट्स हैं आप सबने, अल्ट्रासाउंड सबके हुए हैं, MRI सारे पेशेंट्स की हुई है, LFT की पूरी फाइल हमारे पास एक एक पेशेंट की है। हम फैक्ट्स देख के बात करते हैं और हम प्लीज़ आपको डरा नहीं रहे होते कि पेशेंट का लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका पैंक्रियाटाइटिस नहीं चल रहा, जहाँ उसको उसकी बहुत मतलब इंसुलिन पे हमें रखा है, उसके हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं। वी आर जस्ट गिविंग यू फैक्ट्स। प्लीज़ इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड वी हैव टू गिव यू फैक्ट्स।
मतलब एक डॉक्टर कह देगा जी कैंसर मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਟਰਮੀਨਲ स्टेज ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ फैक्ट्स ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ मतलब वो डॉक्टर आपको नहीं बताए, नहीं बताए तो आप अवेयर कैसे होगे, आप ट्रीटमेंट कैसे कराओगे। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करो। तीसरी चीज़ हो गई नो फेथ। बीच बीच में डाउट आ जाता है, कोई बुबू आ जाती है, कोई चाचा, कोई पड़ोसी आके बोलते हैं ये तो पैसे बना रहे हैं, अब तो मतलब ठीक हो गया, या तो ये तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, 1 महीने से यही बोली जा रहा है। शक आ जाता है कि इसने ठीक भी होना है या नहीं होना, अपने ऊपर ही डाउट आ जाता है। पहले तो एक चीज़ कि जो लोग आपको नानी चाची दादी बुआ आपको जो आके सजेशंस दे रहे हैं, एक बार पहले देखो उनके घर में ये बीमारी है जो आप लोगों को सजेशंस देने आता है। हमारे घर में माली भी आके कह देना कि मैडम मैंने नु पानी दे देना ठीक हो जाएगा, ऐसे वो भी मान लावांगे। वी आर लाइक दैट क्योंकि हमें रिलीफ चाहिए होता है, हम भी शॉर्ट टर्म मतलब हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है। बट जस्ट सी दैट, मतलब एक बार खुले दिमाग से सोचो कि जो मुझे हिदायत दे रहा है उसके घर में ये इतनी बड़ी बीमारी है। एंड सेकेंडली अगर आप फेथ नहीं करोगे तो मेरा पेशेंट कैसे फेथ करेगा प्रोग्राम पे। देखो ट्रस्ट हमेशा किसी कारणवश किया जाता है, इन्होंने मेरे साथ कुछ किया तो मेरा विश्वास बन गया क्योंकि शी डिड समथिंग गुड फॉर मी। फेथ हमेशा अननोन रीज़न के लिए आपकी श्रद्धा पे रखा जाता। तो यहाँ पे हम ट्रस्ट नहीं कह रहे, हम कह रहे कि एक मतलब एक रास्ता है जिस पे आप चलोगे तो रिकवरी आएगी, उसके लिए आप लोगों को आस्था श्रद्धा रखनी पड़ेगी। बट हाँ वापस आप बाउंस बैक हो सकते हो, मेरी श्रद्धा डोल सकती है, मेरा फेथ टूट सकता है, ठीक है, मैं पर एक बार शेयर तो करूँ, मैं अपने एक बार सारे अपने अंदर रीविजिट करके एक बार इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि जहाँ से चली थी वहाँ से आगे हूँ आज। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे हमारा डिनायल बैठा हुआ है और नॉन एक्सेप्टेंस कि इसका मतलब अभी भी मैंने इसको 100% बीमारी नहीं माना है, क्योंकि अगर मैंने 100% बीमारी माना होता तो पहले दिन जो मुझे हॉस्पिटल में चीज़ कही गई थी कि इन बीमारियों का क्योर नहीं है, केमिस्ट वालों से ये बात ख़त्म नहीं हो सकती। अगर पर्सन की शुगर लेवल ठीक चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डायबिटीज़ की बीमारी ख़त्म हो गई, ये अंदर ही बैठी है, इसका क्योर नहीं है, बस इसका ये रास्ता बना है। तो हम बार बार वो बातें भूल जाते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट तो अभी भी गुस्सा कर रहा है, अभी भी ये कर रहा है, तो उसमें हमारा जो फेथ होता है वो डगमगा जाता है, डर आ जाता है, नाउमीदी वापस आ जाती है। हम इंसान हैं ना, हम भी थक चुके हैं, हमारे अंदर से भी ख्वाहिशें आती हैं। और चौथी चीज़ अर्जेस, कि कहीं आपकी अपनी अर्ज तो नहीं है कि आप वापस हस्बैंड को घर चाहते हो, क्या किसी माँ की अर्ज तो नहीं है कि मैं बच्चे को वापस लाऊं, आज जन्मदिन है, आज घर में जगराता रखा है, आज ये रखा है, क्योंकि हम ये रोज़ सुनते हैं जी जगराता है पेशेंट को ले जाना पड़ेगा। जगराता किसके लिए कराते हैं, किसको प्रेयर करते हैं, भगवान को। किस लिए कराते हैं, अपने घर की सुकून और शांति के लिए। अगर सब कुछ भगवान करा रहा है तो शायद हम लकी हैं कि ट्रीटमेंट भी भगवान करा रहा है। हम अपने बिहेवियर्स को, एक्शंस को पहचाने कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हम कॉन्शियस हैं, क्या हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि बस हमारी अर्ज है जल्दी जल्दी, बस अब जल्दी जल्दी ठीक हो गया। मेंटल हेल्थ में फेथ हीलर्स ने बड़ा अपना काम बड़ा स्ट्रांगली किया, झाड़ा कराने ले जाएं, मत्थे टिकवाने ले जाएं। आई एम नॉट सेइंग कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ हम लोग मतलब कोई खिलवाड़ कर रहे हैं, वी टू आर मतलब वेरी स्ट्रांगली रिलीजियसली मतलब वो एफिलिएटेड हैं। बट कुछ चीज़ों में मतलब हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि ठीक है, बट क्या कोई बाबा किसी की शुगर ठीक कर सकता, क्या कोई बाबा किसी का कैंसर ठीक कर सकता है? अल्टीमेटली उसको इलाज के लिए जाना पड़ता। मतलब मैं कहती हूँ अपनी आस्था को भी करिए बट साइंस को भी साथ रखिए। जिन चीज़ों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ ट्रीटमेंट कराना ही आपको पड़ेगा।
अभी कोई ऐसा कोई हीलर नहीं है कि वो कोई मंत्र फूंक दे और मतलब इनकी एडिक्शन गायब कर दे। बट हम लोग कितने साल ऐसे ही गुम हुए हैं। घर का वास्तु चेंज करा लो, हमें लगता है कि वास्तु की डायरेक्शन घर की गलत है, शायद इसलिए हमारे घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। बट ये नहीं पता वो लड़ाई झगड़े किसके लिए चल रहे हैं, जो घर पे बीमारी है। फिर हम कहते हैं कि चलो जी ये फलानी मुंदरी पवा दो, बिल्कुल डलवाइए, बट साथ में इलाज भी तो करा दीजिए। आप खाना भी खाते हो, पानी भी तो साथ पीते हो कि सिर्फ खाना ही खा लेते हो सारा दिन? लेते हो ना कोई सप्लीमेंट, फ्रूट भी लेते हो, साथ में लेते हो। या तो फिर पूजा पाठ से सीधा हमारा पेट भी भर जाता, हमें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्शन और कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना। अब आप सोचो कि अर्ज को कैसे पहचानना है। और आप ये कह रहे हो मैम हमारे पेशेंट्स हमें थ्रेट करते हैं, मैडम तुसी थोड़ी साड़ी लिखनी मतलब बता दोगे, जिन्नी लिखी है उन्नी ही है। मतलब ट्रीटमेंट फैमिली कहती है जो होना होगा देखा जाएगा, अभी तो छुट्टी करो जी बस। मैं कहती हूँ कि ठीक है, परमात्मा ने आपको दिया एक सुनहरा मौका दिया, एक तिल तिल रोज पल पल का मरना, कि अगर हमें चांस मिल रहा है कि हम अपनी लाइफ को ठीक है लिखी, हम तो वी आर नॉट कंट्रोलर्स, हम किसी की लाइफ को यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते, ना किसी की डेस्टिनी बदल सकते। बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के कर्म से शायद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो जाए, क्योंकि चलना तो है। बाबा जी ने रोटी भी दे दी, कर्म तो आप ही करना पैना, मुँह चपान ले, रास्ता आपको मिल गया है, चलना तो पड़ेगा ही ना। हमारे पेशेंट्स को तो पड़ा ही है, मैडम जिन्नी लिखी है तुसी रोक लोगे तो मैं पी के मर जाऊँ। दैट इज कॉल मतलब बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिस्टिक होपलेसनेस। मरना तो है पर बीमारी ना मरन ਲਈ मैं तैयार हाँ, कितने एफर्ट ना मैनू लाना पै जाए ठीक होने वास्ते, तो इसलिए करो ही ना कुछ, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू कंफर्ट जोन ऑल्सो। और फैमिलीज़ को भी ये सारी बातें करके हम आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम आपको इंसल्ट नहीं कर रहे। जिस तरह से कोई भी डॉक्टर बोलेगा कि फ़लाना फ़लाना चीज़ का एक्सरे करा के लाओ, आप एक्सरे ले करा के डॉक्टर के पास ले आए। अब डॉक्टर ना उसको लगाकर आपको बता रहा है कि देखो इस हड्डी में ना ऐसा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे स्पेस बन गया है, ये गैप आ गया है, अब हम इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ये एक चीज़ समझाई जाती है कि इस बीमारी में जब फैमिली बीमार हो जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता वो क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्या बिहेवियर कर रहे हैं। तो जब हमारी अर्जेस निकल रही होती हैं, जब हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो हम बता रहे हैं देखो ये थॉट जो आपका है ना, इसके पीछे ये बात छुपी है। जब एक बीवी ने बहुत सालों से अगर अपने हस्बैंड को स्माइल करते नहीं देखा, लड़ाइयाँ होती रहे, उसकी अर्ज है कि मेरा हस्बैंड भी स्माइल करे, मेरा हस्बैंड भी मुझसे प्यार से बातें करे। तो जब हमारा पेशेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा होता है तो वो बेहतर होता है, उसकी मत काम करने लग जाती है, उसको बीवी नज़र आने लग जाती है। तो वो जब पहले दिन अपनी बीवी को स्माइल करेगा ना, तो बीवी और सब कुछ भूल जाएगी, क्योंकि बीवी का नशा उसको मिल गया और उसको लगेगा अब नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। और हम बोल रहे हैं आपको एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, अभी टाइम लगेगा। देखिए हम लोग भी पेशेंट के साथ रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर भी कांस्टेंट फियर, थ्रेट, इनसिक्योरिटी, ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ रहा है हमारे अंदर। तो हमारे डिसीजंस भी कहीं ना कहीं इनसेन हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल थोड़ी है मैं 24 घंटे मतलब प्रेशर ले लेके घूम रही हूँ, तो मैं वाइसली कुछ डिसाइड कर पाऊँगी अपने पेशेंट के लिए, ठीक है। और जब उसके बाद अब मैं यहाँ पे मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है जब हल्का सा मेरा डर कम होता है कि हाँ पेशेंट थोड़ा फिजिकली भी बेटर है, देखो उसने बातचीत भी अच्छी की, उसने आज मेरे को हंस भी दिया, ठीक है। व्हाट मैम इज़ ट्राइंग टू से दैट कि जब हम वो इतना सा भी हमारा को वो मतलब बैंडेज मिल जाती है ना वो कांस्टेंट थ्रेट फेयर को, तो हमें लगता भाई ऑल डन, ख़त्म, अब ये ठीक हो गया, लेट मी गो एंड टेक हिम बैक। तो इसलिए इट्स नॉट दैट इट इज़ वेरी वेरी मतलब हम कह रहे हैं वी आर नॉट सेइंग दैट वी बीइंग दैट ये ह्यूमन हमारे सेंटिमेंट्स हैं आते हैं, बट फिर टफ लव चाहिए, दिस इज़ वेयर आवर बाउंड्री इज़।
कि कहीं मैं उसके सिर्फ एक लुक से, एक उसके बात करने से तो नहीं मैं मतलब स्वे डाउन हो गई, इसलिए इन्फ्लुएंस हो बार गई। बार हमें ये रिवाइज करना है कि इस बीमारी का क्योर नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अभी तो पहला पड़ाव हमने हॉस्पिटल में पूरा किया, डिटॉक्स कराया, फर्स्ट एड हुई, विड्रॉल मैनेजमेंट हुआ, अब पोस्ट एक्यूट विड्रॉल है। अब माइंड पे काम करना है, उसके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, जो उसके अंदर कैरेक्टर फ्लॉज है, जिस चीज़ की वजह से वो नशे के पास जाता है, उस जड़ पे काम कर रहे हैं। ये तो पेशेंट पे काम करना हो गया। इस बीमारी के दौरान जिस जिस चीज़ का नुकसान हुआ, जो रिश्तों में दरारें आई, जो घर का सुकून गया, जो पेशेंट के अंदर शेम है, जो फैमिली के अंदर शेम है, जो फैमिली अंदर रिजेंटमेंट लेके बैठी है, कितनी सारी चीज़ों पे काम करना है। जब एक बीमारी होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट की भी दवा देता है ना डॉक्टर। आप ये कह रहे हैं मैम, ठीक है 6 महीने होने वाले हैं, ठीक चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए इन 6 महीनों में जब ये कल फॉलोअप पे आए, शी सेड कि मतलब पेशेंट के हमारे सैडनेस ऑफ मूड रिपोर्ट किया। कह रहे हैं कि मैम मतलब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। मुझे बताओ, नशा तो चला गया है, नशा पी तो वो नहीं रहे हैं। अब मुझे बताओ इस स्टेट में आप क्या करोगे? और ये सबसे ज़्यादा मतलब स्लिपरी वाला फेस है, क्योंकि उसने नशा नहीं किया, ठीक है, बट उसका ये चल रहा है कि उसको क्या स्टेटमेंट आ रही है कि लाइफ मेरी ब्लैक एंड वाइट हो गई है, ठीक है। वेदर के कुछ चीज़ें होंगी, पोस्ट विड्रॉल्स, ये जो मूड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। मुझे बताओ अगर आप हमसे नहीं जुड़ोगे तो क्या करेंगे? नशा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट घर पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस एक रोबोटिक लाइफ है, अपनी ड्यूटी पे चले गए, रात को क्लिनिक पे चले गए, अपना खाना खाया, ठीक है, कोई किसी के साथ बातचीत नहीं है, सिर्फ आप इसी तसल्ली के साथ कि वो पी नहीं रहे। ये चीज़ें कब एड्रेस होंगी? तो अंडरस्टैंड दैट कि जब हम आपको कह रहे हैं कि रिकवरी प्रोसेस है, फॉलो अप ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पोस्ट विड्रॉल्स 3 से 6 महीने, ये ग्रीफ आता है, हर पेशेंट की लाइफ में आना वाला है जब वो नशा छोड़ेगा। इट इज़ एज डियर कि जैसे उसकी लाइफ में से कोई अपना चला गया है, उसके अंदर उदासी आती है, सेम इनके अंदर, इनके हस्बैंड के अंदर अब वो स्टेज आ रही है कि किसी चीज़ में उत्साह ही नहीं है। पेशेंट हमारे पास फॉलोअप पे आते हैं, बट मैं कई बार बोलती हूँ, मैं कहती हूँ यार वो आंखों में चमक नहीं है। इससे भी बहुत ट्रीटमेंट ख़राब हो जाते हैं, रिलैप्सेस हो जाते हैं। इस स्टेज में तो स्पेशली हमने अगर फैमिलीज को कहते सुना है, इससे तो पहले अच्छा था, हाँ, एक्टिव था, बड़ा खुश रहता था। इन चीज़ों से भी दवाइयाँ छुड़ा दी जाती हैं, फॉलोअप्स बंद करा दिए जाते हैं। इसलिए हम आपको बार बार रिवाइज करते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं कि 7 दिन ट्रीटमेंट है, और ये हमने फेस तो ये भी नहीं आएगा। कहा। हाँ, और आएगा, ये फेस आएगा। और अगर आप बोलो कि हाँ यार दवाइयों ने, जैसे मैम कह रहे हैं कि ये दवाइयों से शायद ये इसलिए हो गया है, अब इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा। देखो क्या होता है कि पेशेंट की पर्सनालिटी शुरू से ही सेल्फ एब्जॉर्ब थी, शुरू से ही वो खुद में थे, नशा आया, उनकी पर्सनालिटी, ठीक है, और खराबियाँ आ गई। वो जो बिल्कुल अपने में रहते थे, चुप रहते थे, शराब पी के बोलना शुरू किया, सोशलाइज करना शुरू किया, तो हमने इतने साल उनको इसी फेज में देखा है, ठीक है। अब वो नशा चला गया, पेशेंट अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस आ रहा है जो वो अल्कोहल से पहले था, ठीक है। जहाँ मेरा पेशेंट बोले कि वो 8 नंबर पे एक्साइटमेंट पे है, जब वो 4 पे आता है वो क्या स्टेटमेंट देता है, मैडम तुसी तो हासा ही खत्म करता है मेरी लाइफ में। मैं बोलूँगी ये 4 से 6 ही नॉर्मल है। वो हमारा पेशेंट पहले से, अगर हम उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री देखें, जहाँ उसका एडल्टहुड देखें, तो वो शुरू से ही ऐसे थे अल्कोहल में, क्योंकि एक वाइफ ने उसको हमेशा ऐसे देखा है, सोशलाइज करते हुए, एक्टिवली काम करते हुए। किसके लिखा? वो पावर फ्यूल कौन सा चल रहा था पीछे? अल्कोहल का। वो फ्यूल वापस निकला है, पेशेंट अपने इसमें सेल्फ में आ गए, तो ना पेशेंट को वो अच्छा लग रहा है, ना वो घर वालों को अच्छा लग रहा है। और यही चीज़ ट्रेनिंग में हम पेशेंट को बता रहे होते हैं कि वो जो नशे के दम पे आप कर रहे हो वो एक झूठी पावर है, वो एक बाहर की आर्टिफिशियल पावर है जो आपके अंदर गई और आपकी कमियों को पूरा किया और आपको लगा कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया।
और अब वो आपको पावर कुछ नहीं दे रही, उस पावर ने सब कुछ छीन लिया आपका। तो ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जा रहा है पेशेंट को कि ये पावर हमें जिसने बनाया है अंदर दी है, ये और भी तरीके से डोपामिन मिल सकता है, हमें वो पावर अंदर ही है। इसी तरह से आपको भी बोल रहे हैं, जो निधि मैम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमने उसको उसकी झूठी पावर के साथ देखा होता है, तो उसकी जो सारी गुड फीलिंग वाली चीज़ें हैं ना, वो हमें याद रह जाती हैं। फिर हम ये भूल जाते हैं कि उस झूठी पावर ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। डोंट फॉरगेट। इनिशियली उस पावर ने पहले ग्राफ कैसे चलेगा, कोई भी नशा आएगा वो आपको यहाँ लेकर जाएगा, ठीक है, बट ये ग्राफ उसका मतलब ये जो पीक महसूस होती है जब वो नशा लेता है, ठीक है, ये जो पावर आपको बाहर से मिली, आपको उसने ये हाई फील कराया, सोशलाइज कराया, कॉन्फिडेंस कराया, ठीक है, बंदा शर्म पर्दे सब भूल जाता है। आप देखते हो ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जितना काम करना होता है सब वो कहता है लाओ जी करूँ मैं। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ये इन्फ्लुएंस है। बट सैड पार्ट ये है कि ये परमानेंट नहीं है, दिस पीक इज नॉट परमानेंट। पेशेंट जब ये डिक्लाइन, ये जो आ रहा है पावर, ये ऐसे 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 नीचे जाती है। अब नीचे जा रही है तभी तो वो अब मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल है, तभी तो वो एडिक्शन में है कि पावर मिल भी नहीं रही फिर भी वो करे जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो नशा करे जा रहा है। अब हमने पेशेंट को हमेशा इस फेज में देखा है, अब वो इस फेज में आया तो हमें लगता है शायद दवाइयों के कारण तो नहीं ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स, इट्स नॉट पेशेंट और फैमिलीज भी कहती हैं कि मैडम दवाइयाँ बंद कर दो, क्योंकि वो सूडो पावर जो पीछे थी वो अब डिजास्टर पावर बन गई है। तो ये बातें हमें इस एस्पेक्ट पे लेकर जाती हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कहीं इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक तो नहीं हो गई। हमें पेशेंट से क्या एक्सपेक्ट करना है, पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है। तो साथ साथ हमें ये भी रियलाइज़ करना है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 6 से ऊपर देखने की, कहीं इसमें मैं अपने हस्बैंड या पेशेंट का रिलैप्स तो नहीं करवा दूँ। हार्ट के पेशेंट से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसकी पीठ में कोई तकलीफ़ है, हड्डियों में तकलीफ़ है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन है, वो उतना ही काम कर सकता है। इसी तरह से ये बीमारी का जो हैंडीकैप है हमारे पेशेंट में, वो एक लेवल तक ही हो सकता है और धीरे धीरे प्रोसेस में उसको इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन आप प्रोसेस में रहो तो सही, आप प्रोसेस में रहोगे तो रिकवरी आएगी ना। नशा छोड़ना है, कैरेक्टर फ्लॉज पे काम करने हैं, इतनी सारी चीज़ों पे काम करना है, तब जाके उसके बाद रिकवरी की स्टेज आती है। जैसे हमने शुरू में बोला, रिकवरी तब आएगी जब आप अपनी विल पावर, जहाँ अपनी तरीके छोड़ने के लिए तैयार हो। हमारा पेशेंट अपनी विल पावर से नशे को छोड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कह दे, और आप अपनी विल पावर, अपने सेल्फ विल, जो अपने तरीके को डिक्लाइन कर दो। नंबर 2, रिकवरी तब आती है, उधर मेरा पेशेंट अपने करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम कर रहा है और इधर मेरी फैमिली अपने उन बिहेवियर्स पे, माल एडेप्टिव बिहेवियर्स पे काम कर रही है, तो रिकवरी आएगी। अब ये है बीमारी ऐसे कि पेशेंट के साथ पैरेलल जोर पूरा फैमिली का भी लगना है। इनिशियली तो लगना ही लगना है। आप लोग रेडी है तो आप हमारी टीम में आ जाइए, नहीं तो कलपते, गुस्सा करते, खपते टाइम और निकलेगा। जब छोटा बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, पहली बार खड़ा होता है, फिर उसके बाद उंगली पकड़ के चलता है, शुरू में आप उंगली छोड़ देते हो क्या? और जो होती है कि बस ये भाग ले फटाफट, क्या चीज़ का डर होता है कि ये गिर जाएगा। बस हम यही बोल रहे हैं कि उसकी क्षमता के हिसाब से उसको चलाना है, समझना है, नहीं तो वो गिर जाएगा। वो गिरा, आप गिरे। तो ये प्रोसेस है। अब 10 मिनट्स आपको देते हैं, जितने डाउट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं। हमें बहुत दुख होता है कि हम इतने ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, फिर भी फैमिलीज आ जाती हैं, अभी डिस्चार्ज दे दो। अभी एक फैमिली डिस्चार्ज करा के गई है, एक फादर बीमार हालत में आया है कि मुझे कुछ हो रहा है, मैंने बच्चे को लेकर जाना है।
जो अभी तक पेशेंट तैयार नहीं है वो अपने बीमार बाप की सेवा करेगा, उसको जब तलब आएगी तो वो क्या करेगा, जब उसके पास स्ट्रेस का माहौल होगा तो वो क्या करेगा। कम से कम 10 पर्सन है फैमिली के, वो क्यों नहीं आए लेने को। ये है उनके बेटे के लिए उनका नशा, ये नशा है, ये बीमार परिवार है जिसने एक बीमार को यहाँ से निकाल लिया। अब वहाँ पे जाके क्या होगा ये हमें पता नहीं। ठीक हो सब, हम विश करते हैं, मगर जितने पेशेंट की कैपेसिटी है वो वही करेगा ना। 1 महीने में 2 महीने में हम छुट्टी लेने, हम तो बोल ही नहीं रहे कि 3 months मीन्स फिनिश, सब कुछ हो गया, नहीं। अभी आपको फॉलोअप पे आना पड़ेगा। कभी कभी ऊपर नीचे होगी, किसी भी बीमारी में होता है। आपका फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर लगा, चलना शुरू किया, 6 महीने बाद जब विंटर्स आई तो दर्द होना शुरू हो गया, तो जाते हैं ना डॉक्टर के पास। फॉलोअप इसी को कहते हैं। फॉलोअप करने पड़ेंगे, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मीटिंग सुननी पड़ेंगी, प्रोग्राम से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। कहीं हमें अब जब हमारा लव्ड वन मिल गया तो हम सब भूल गए कि इसके अंदर बीमारी बैठी है। ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ ऐसा करें कि इसकी बीमारी फिर से एक्टिवेट हो जाए।